हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिव्यू का टॉपिक। सेक्शन 114 ऑफ सीपीसी ऑर्डर 47 रूल 1 से लेकर 9 तक ये बताता है। तो ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसके की पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे। रिव्यू का क्या मतलब होता है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, दोबारा से देखना। किस चीज़ को? जब कोई ऑर्डर या डिक्री आती है और आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, आप एग्रीव्ड पर्सन होते हैं, तो आप उसका रिव्यू करने की एप्लीकेशन लगाते हैं। डिक्री फाइनल जजमेंट जो रहता है, ऑर्डर फिर चाहे कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर हो, प्रोसीडिंग के दौरान बीच में अगर कोई ऑर्डर आया हो तो उसका भी आप रिव्यू करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भी कौन जो है इसकी एप्लीकेशन लगाता है। सिंपल है, एग्रीव्ड पर्सन जो सेटिस्फाई नहीं होता है उस डिक्री या ऑर्डर से, वो ही इसकी एप्लीकेशन लगाता है। लिमिटेशन पीरियड की आपको कितना समय दिया जाता है रिव्यू की एप्लीकेशन लगाने के लिए। सो ये 30 डेज का आपके पास टाइम पीरियड रहता है। अभी टाइम पीरियड कहाँ दिया गया है? अंडर आर्टिकल 124 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में बताया गया है। अभी आपका 30 डेज का जो टाइम पीरियड है, स्टार्ट कब से होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री और ऑर्डर। जब वो डिक्री और ऑर्डर आती है उस दिन से आपका 30 डेज का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। आपको इसका प्रॉपर एक्चुअल कैलकुलेशन करने के लिए आपको लिमिटेशन एक्ट पढ़ना पड़ेगा, कौन सा दिन इंक्लूड होता है और कौन सा एक्सक्लूड होता है। ठीक है, बट आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो सिंपली 30 डेज का टाइम पीरियड आपके पास रहता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इट इज नॉट इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट की कोई इनहेरेंट पावर नहीं है। ये इसके की पॉइंट थे, बाकी अभी और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। सो हम सेक्शन को देखते हैं और ऑर्डर को देखते हैं। मैं आपको सिंप्लीफाई करती हूँ, तो आगे देखते हैं सेक्शन। चलिए अब इसके सेक्शन को पढ़ लेते हैं। 114 रिव्यू क्या कहता है। यहाँ मैंने आप लोगों को ये सेक्शन सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, सारा सेम है, सेक्शन में से लिया हुआ है, बस थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाए, याद करने में, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। चलिए सेक्शन की रीडिंग करते हैं। 114 रिव्यू सब्जेक्ट एज अफोरसेड एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ एग्रीव्ड। तो जो भी कोई व्यक्ति खुद को एग्रीव्ड समझता है उस डिक्री या ऑर्डर के रिगार्डिंग, वो व्यक्ति जो है रिव्यू में जा सकता है। यहाँ ABC करके जो इसमें यहाँ पॉइंट लिखे हैं वही मैंने सेम लिखे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जरूर बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए। चलिए, बाय अ डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज अलाउड बाय दिस कोर्ट बट फ्रॉम विच नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड। तो अपील इज अलाउड बट नो अपील इज प्रेफर्ड। अपील अलाउड है उस डिक्री ऑर्डर के रिगार्ड, लेकिन अपील में आप गए नहीं हो तो उसमें क्या होगा? कैन गो इन रिव्यू। तो उसमें आप रिव्यू करवा सकते हैं। सिंपल है, रिवीजन नॉट अलाउड वेयर अपील इज अलाउड। तो रिवीजन अलाउड नहीं होती है जहां पर अपील अलाउड होती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था ये सब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेयर नो अपील इज अलाउड, जहां पर डिक्री और ऑर्डर के रिगार्डिंग अपील अलाउड नहीं होती है। ये आपके बी पार्ट में लिखा हुआ है। तो उसमें क्या होता है? या तो आप रिवीजन में जाते हो 115 या आप रिव्यू में जाते हो 114। तो अगर आप रिवीजन में जा रहे हो तो हाई कोर्ट में आपका रिवीजन चलता है, फिर रिव्यू में जाते हो 114 तो सेम कोर्ट, जिस कोर्ट ने वो डिक्री या ऑर्डर पास की होती है, वही कोर्ट जो है उसका रिव्यू करती है। तो दोनों ही सिचुएशन में सेम कोर्ट कैन डू रिव्यू। तो सेम जिसने वो ऑर्डर या डिक्री पास किया है वही कोर्ट जो है रिव्यू करता है। ठीक है, सी देखिए, बाय डिसीजन ऑन अ रेफरेंस फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। तो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज से जब रेफरेंस जाता है, किसको जाता है? हाई कोर्ट को। इट मीन्स हाई कोर्ट के पास रेफरेंस जा रहा है तो वही उस डिक्री या ऑर्डर को पास करता है। तो उसमें क्या होगा? फॉर दिस डिसीजन इफ यू गो फॉर द रिव्यू देन द सेम कोर्ट विल डू एंड दैट इज हाई कोर्ट। तो अगर आप उस डिक्री या ऑर्डर का डिसीजन एज ए रेफरेंस जब वो हाई कोर्ट के पास किया, हाई कोर्ट ने वो मैटर डिसाइड किया, डिक्री या ऑर्डर पास किया, तो वही हाई कोर्ट जो है जिसने वो ऑर्डर या डिक्री पास किया है वही उसका रिव्यू करती है। ठीक है, आपके सेक्शन में इतना ही बताया गया है। अब एक बार ऑर्डर को और देख लेते हैं वो क्या कहता है। अब ऑर्डर 47 को देख लेते हैं क्या कहता है। रूल 1 से लेकर 9 तक ये डील करता है। तो इसमें बेसिकली ग्राउंड बताए गए हैं, बहुत कुछ जो है इसमें सेक्शन 114 का ही बताया गया, वो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। आगे के ग्राउंड देख लेते हैं। तो रूल 1 में जो ये बताता है वो देखते हैं। सो एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट, जजमेंट का रिव्यू करवाने का एप्लीकेशन। तो यहाँ जो ABC ये बताए गए सेम वही 114 वाली चीज़ें हैं, तो उसका रिपीट ना करके उसको आगे देखते हैं। ग्राउंड देखते हैं क्या बताता है ये। एंड हु फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पॉर्टेंट मैटर और एविडेंस which after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made.
तो यहाँ पर मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया है, मतलब कि भी जिस समय ये डिक्री ऑर्डर पास किया जा रहा था विद ड्यू डिलीजेंस, उसने जानबूझ के नहीं किया, उसकी जानकारी में नहीं थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट या मैटर जो उसे बाद में पता चलते हैं और जो केस के डिसीजन को, ऑर्डर को जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। ओके, कुछ नए फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट एविडेंस उसे मिल जाते हैं तो उस बेसिस पर भी उसका रिव्यू करवा सकता है। आपने बहुत बार फिल्मों में भी देखा होगा ना, बहुत एंड में जाके बहुत एक इंपॉर्टेंट एविडेंस किसी के हाथ लग जाता है, फिर वो कोर्ट में पेश करता है, तो ये भी कुछ वैसा ही है। आगे देखिए, okay, could not be produced by him at the time when the decree was passed, okay, or on account of some mistake or error apparent on the face of the record, या फिर उसको साफ सामने से ही देख के पता चल रहा है कि हाँ इस ऑर्डर या डिक्री में कुछ गड़बड़ है जिसको ठीक किया जा सकता है, तो उसका भी रिव्यू करवा सकते हैं। ओके, और फॉर एनी अदर सफिशिएंट रीज़न, या फिर कोई और अगर सफिशिएंट रीज़न है जो केस के डिसीजन को, उसके ऑर्डर को जो है इफ़ेक्ट कर सकता है, बेसिकली वो लॉ से ही रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे फैक्ट्स वगैरह जो सिर्फ मेजर इफेक्ट ना डाल सके उनको यहाँ कंसीडर नहीं किया, लॉ के बेसिस पर वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। Okay, desire to obtain a review of the decree passed or made against him may apply for review of judgment to the court which passed the decree or made the order। तो वही जो मैंने बताया था आपको, जो कोर्ट जो है डिक्री ऑर्डर पास करते हैं वही उसका रिव्यू भी कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड ऑर्डर 47 के रूल 1 का सेकंड पार्ट देखिए। यहाँ मैंने आपको सिंप्लीफाई करके लिखा है, बाकी मैं आपको समझा देती हूँ क्या कह रहा है। देखिए, अ पार्टी हु इज नॉट अपीलिंग, एक पार्टी जो है अपील में नहीं जाती है, फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर में अप्लाई फॉर अ रिव्यू, तो अगर वो अपील में नहीं जा रही है तो वो रिव्यू के लिए जा सकती है। नॉट विद स्टैंडिंग, फिर बेशक से चाहे द पेंडेंसी ऑफ एन अपील बाय सम अदर पार्टी, फिर चाहे जो दूसरी पार्टी है उसकी अपील जो है बेशक से चाहे पेंडेंसी में चल रही हो फिर भी वो ऐसा कर सकती है। लेकिन इसका एक्सेप्शन देखिए क्या कहता है, वेयर द ग्राउंड ऑफ सच अपील इज कॉमन टू द एप्लीकेंट एंड द अपीलेंट, तो रिव्यू की एप्लीकेशन लगाने वाला और अपील के लिए जाने वाले दोनों ही पार्टीज का अगर जो ग्राउंड है, अगर वो कॉमन ग्राउंड है, फिर क्या होगा उसमें, और व्हेन बीइंग रिस्पोंडेंट ही कैन प्रेजेंट टू द अपीलेट कोर्ट द केस ऑन विच ही अप्लाइज फॉर द रिव्यू। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ सिंप्लीफाई करके लिखा है। सपोज करिए दोनों ही पार्टीज़ के लिए सेम ग्राउंड है, सेम रीज़न है एप्लीकेशन लगाने के लिए, रिव्यू में जाने के लिए या फिर अपील में जाने के लिए, तो उसमें क्या होगा आपके पास। अब देखिए कोर्ट दोनों के सेम ग्राउंड को कैसे एंटरटेन करेगा, अपील में भी देख रहा है वो, उसको रिव्यू में भी देख रहा है, तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में ए और बी दो हैं आपके, कोप्लेंटिव है, डिक्री या ऑर्डर का जजमेंट आता है उसमें, ही गॉन इन अपील, तो ये जो ए है वो अपील में चला जाता है, लेकिन बी जो है ही डोंट अपील, देन ही कैन गो इन रिव्यू, वो अपील में नहीं जाता है बट वो रिव्यू में जा सकता है, तो पहले इसने ये अपील में चला जाता है। सो इन दिस अपील बी इज रिस्पोंडेंट, तो अगर ये अपील करता है तो बी यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन में रिस्पोंडेंट हो जाता है। रिस्पोंडेंट होने के बाद क्या है, बी जो है उसमें अपना रिप्लाई फाइल करेगा, वो अपने रिप्लाई में वो सारे पॉइंट्स डालेगा जो वो रिव्यू में करवाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों का सेम कॉमन ग्राउंड है। ओके, सो इन दिस रिप्लाई बी कैन रेज ऑल द पॉइंट्स विच ही वांट्स टू रेज इन रिव्यू, एंड इन दिस सिचुएशन बी की सेपरेट रिव्यू एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पर पेंडेंसी चल रही है तो वहां पर उसकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस अपील के अंदर जो डिसीजन आएगा वो दोनों के ऊपर बाइंडिंग रहता है, वो दोनों पर इक्वली एप्लीकेबल होगा। क्यों? दोनों का जो है जो रीजन है वो कॉमन है, ग्राउंड जो है दोनों के सेम है। सिंपल है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कहता है। So the fact that the decision on a question of law on which the judgment of the court is based has been reversed or modified by the subsequent decision of a superior court in any other case shall not be a ground for the review of such judgment। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। सपोज करिए ए और बी के बीच में कोई सूट चल रहा है ट्रायल कोर्ट के अंदर, और किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पर, किसी पॉइंट पे जो है सुपीरियर कोर्ट ने उस मैटर को डिसाइड किया हुआ है, तो उस सुपीरियर कोर्ट के डिसीजन को ध्यान में रखकर ट्रायल कोर्ट जो है उस लॉ पॉइंट को, उस मैटर को डिसाइड कर देती है। लेकिन बाद में थोड़े टाइम बाद अगर एक लार्जर बेंच, वही सुपीरियर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच जो है, अगर उस
डिसीजन को मॉडिफाई कर देता है या उसको रिवर्स कर देता है, तो आप इस बेसिस पर आप अपने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट का रिव्यू नहीं करवा सकते कि भाई सुप्रीम कोर्ट की हायर बेंच ने जो है, लार्जर बेंच ने जो है उस जजमेंट को चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया है या फिर उसको मॉडिफाई कर दिया, तो इस बेसिस पर आप उस ट्रायल कोर्ट के जजमेंट का रिव्यू नहीं करवा सकते हैं। ये आपका एक्सप्लेनेशन कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कैन सो मोटो रिव्यू जजमेंट, ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट जो है अपने ही जजमेंट का खुद की मर्जी से जो है उसको रिव्यू भी कर सकती है। ओके, ये आपका फर्स्ट रूल था। सेकंड नहीं है, थर्ड फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिव्यू। तो यहाँ पर म्यूटेंडिस ये एक मैक्सिम है जो इस्तेमाल की गई, इसका मतलब होता है ऑल नेसेसरी चेंजेस हैविंग बीन मेड। ओके, सो इससे आगे के जो रूल है बहुत सिंपल है, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको सिंपली समझ आ जाएगा, कुछ भी ट्रिकी नहीं है उसमें। बट स्टिल अगर आपको नहीं समझ आता है, कोई इश्यू है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको बता दूंगी। बाकी इस वीडियो में हमने सारे ही पॉइंट कवर कर लिए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इस टॉपिक को समझने के लिए जो जरूरी थे वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कुछ रह गया है तो मैं आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। और जिसने ये वीडियो नहीं देखी है प्लीज आप शेयर करिए, इससे आपकी नॉलेज गेन होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे अब जो हम वीडियोस यहाँ पर अपलोड करेंगे वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखकर ही बनाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।